Hello students, today our topic is Python Pandas, and in this lecture we are going to discuss about series and data frame. In our last lecture we will discuss already how to create a series, and in this lecture we are going to see how to create a data frame using Python Pandas library. So students, let's start. स्टूडेंट्स, जैसा आप जानते हैं कि अभी हम प्रैक्टिकल फाइल से रिलेटेड सभी प्रोग्राम्स कर रहे हैं। हम ऑलरेडी 3 प्रोग्राम्स प्रैक्टिकल फाइल के कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से सीरीज़ को क्रिएट किया जा सकता है। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम है वो डेटा फ्रेम से रिलेटेड है कि डेटा फ्रेम के कैसे क्रिएट किया जा सकता है। इसके बाद हम सीरीज़ और डेटा फ्रेम पर जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनसे रिलेटेड प्रोग्राम्स को वन बाय वन करेंगे। तो इससे पहले कि हम डेटा फ्रेम के प्रोग्राम्स को समझें कि डेटा फ्रेम्स के प्रोग्राम किस तरीके से वर्क करते हैं आपके और उन पर क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, हमें ये समझना होगा कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे करते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे डेटा फ्रेम के बारे में डिटेल में कि डेटा फ्रेम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। उससे पहले हमें ये समझना होगा डेटा फ्रेम क्या है। जैसे हम जानते हैं सीरीज़ एक 1 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, उसी तरीके से डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। इट मीन्स इसमें मोर देन 1 कॉलम्स होते हैं इसमें, और डेटा इसमें टेबल फॉर्म में अरेंज होता है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। तो ये डेटा फ्रेम की डेफिनेशन है। अब इसके कुछ फीचर्स समझ लीजिए, क्या क्या फीचर्स हैं। पोटेंशियली कॉलम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। इसमें जो कॉलम्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मे बी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन स्टोर करना चाह रहे हैं, तो आपने रोल नंबर और नेम लिखा, तो रोल नंबर एक अलग डेटा टाइप होगा और आपका नेम का एक अलग डेटा टाइप होगा। तो ऑब्वियसली जो कॉलम्स होंगे वो डिफरेंट डेटा टाइप के हो सकते हैं इसके अंदर। साइज़ म्यूटेबल, साइज़ हम चेंज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, साइज़ हम घटा सकते हैं इसका। लेवल्ड एक्सेस रोज एंड कॉलम्स, इसमें रोज़ के भी नेम होते हैं और कॉलम्स के भी, सभी लेवल्ड होती हैं आपकी। इसका मतलब ये है कि जैसे आपकी पाइथन सीरीज़ में हमने देखा था, वेट अ सेकेंड, जहाँ लेवल्ड रोज़ थी तो वहाँ हमने समझा था कि किस तरीके से रोज़ को बाय डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 से, बाय डिफ़ॉल्ट 0 से काउंटिंग स्टार्ट होती है और फिर रोज़ 0 1 2 3 डिफरेंट लोकेशंस उसमें बताई जाती हैं। लेकिन यहाँ पर रोज़ एंड कॉलम्स दोनों के लिए ही आपके हम उसमें नेम होता है, आपका एक कॉलम का भी नेम होता है, रोज़ का भी। जैसे अगर आपके पास सपोज एक डेटा फ्रेम है जिसमें 2 कॉलम्स है, रोल नंबर और नेम, तो आप उसके कॉलम के नेम रोल नंबर नेम रख सकते हैं, ठीक है। और रोज़ अगर आप रखते हैं तो ठीक है, और नहीं रखते हैं रोज़ को तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है। वो बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे कि आपका सीरीज़ में होता है। नेक्स्ट, कैन परफॉर्म अर्थमेटिक ऑपरेशन ऑन रोज एंड कॉलम्स। अब इसमें रोज एंड कॉलम्स दोनों पर ही अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा, ये एक एग्जांपल है। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा, इस एग्जांपल में हमने देखा कि 4 कॉलम्स हैं, 4 कॉलम्स के नेम है, एक नेम, एक एज, एक एड्रेस, एक क्वालिफिकेशन। तो जैसे मैंने बताया था लेवल्ड एक्सेस होते हैं रोज एंड कॉलम्स दोनों में। तो आप एक कॉलम नेम का है, एक एज का, एक एड्रेस का और एक अगेन लास्ट क्वालिफिकेशन का। और जहाँ तक रोज़ की बात है तो इसमें हम देख सकते हैं 5 रोज़ हैं, काउंटिंग 0 से स्टार्ट हुई है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। और लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट इसकी 0 से स्टार्ट होती है, नंबरिंग यही रहती है 0 1 2 3 4। तो यही मैं कह रहा था कि लेवल्ड एक्सेस होते हैं और इसके अंदर डेटा है आपका। तो ये आप देख ही सकते हैं कि 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है, इसमें रोज़ एंड कॉलम्स की फॉर्म में डेटा को स्टोर किया गया है। तो यही एक डेटा फ्रेम का परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो अभी हम यहाँ पर ये समझे कि डेटा स्ट्रक्चर डेटा फ्रेम एक 2 डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें डेटा टेबल ऑफ फॉर्म में मैनेज होता है, इट मीन्स रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। सेकंड थिंग इसके अंदर ये है कि इसका साइज़ म्यूटेबल हो सकता है, साइज़ बढ़ा घटा सकते हैं। और जो कॉलम्स होते हैं वो डिफरेंट साइज़ के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। लेबल्ड एक्सेस होती हैं रोज एंड कॉलम्स दोनों में ही। और हम इस बार अर्थमेटिक ऑपरेशंस रोज एंड कॉलम्स दोनों में परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको सपोज मिनिमम एज निकालनी है या आपको मैक्सिमम एज निकालनी है कॉलम पर, तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप रो पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं। इस डेटा फ्रेम में तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप अगर कंपैरिजन करेंगे तो नेम का एज के साथ तो नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर इस तरीके से कोई कैलकुलेशन बनती है तो आप वो भी निकाल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि किस तरीके से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर हम डेटा फ्रेम की बात करें तो डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए अगेन आपको पांडास लाइब्रेरी की ज़रूरत पड़ेगी। पांडास के थ्रू ही हम सीरीज़ क्रिएट कर सकते हैं, पांडास के थ्रू ही हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। और जब कभी भी हमें पांडास के थ्रू क्रिएट करना पड़ेगा डेटा फ्रेम या सीरीज़, तो हमें पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट कराना पड़ेगा अपने प्रोग्राम में फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड टास्क हमको ये करना पड़ेगा कि हमको फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम सीरीज़ या डेटा फ्रेम को क्रिएट करते हैं पांडास लाइब्रेरी के थ्रू। सीरीज़ क्रिएट करने के लिए फंक्शन का नेम है सीरीज़ और डेटा फ्रेम के लिए है डेटा फ्रेम। ठीक है, याद रखिए डेटा फ्रेम में डी और एफ कैपिटल होगा आपका। तो जब लिखेंगे तो याद, ये गलतियाँ हो जाती हैं स्टूडेंट्स अक्सर, मैंने देखा है प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते समय कॉन्सेप्ट को। तो क्या करेंगे हम लिखेंगे पांडास डॉट डेटा फ्रेम। अब इसके अंदर ये समझ लीजिए कि इसके पैरामीटर क्या क्या है और उसका डिस्क्रिप्शन समझ लीजिए। पैरामीटर अगर हम सीरीज से कंपैरिजन करें तो 4 पैरामीटर सेम हैं जो सीरीज़ में थे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। एक पैरामीटर एक्स्ट्रा है, वो कॉलम के लिए, और वो इसलिए है क्योंकि सीरीज़ में सिर्फ एक ही कॉलम होता था, तो इसलिए कॉलम पैरामीटर की रिक्वायरमेंट नहीं थी। यहाँ पर चूँकि आपके एक से ज़्यादा कॉलम होते हैं तो यहाँ पर कॉलम पैरामीटर को हम यूज़ करते हैं यहाँ पर। और ये सिंटैक्स है इसका कि कॉलम्स पैरामीटर में आप डिफरेंट कॉलम्स के नेम दे सकते हैं अगर आप चाहें तो। ठीक है, नहीं देंगे तो इसके लिए भी वही डिफ़ॉल्ट 0 1 2 3 उसी तरीके से काउंटिंग होती है। तो डेटा हम सबको पता है, डेटा फ्रेम बनाने के लिए डेटा रिक्वायर्ड होगा हमें, और जो डेटा होगा वो एनडी एरे हो सकता है। ठीक है, या फिर एक सीरीज़ हो सकती है, एक मैप हो सकती है, लिस्ट हो सकती है, डिक्शनरी हो सकती है, इवन एक कांस्टेंट भी हो सकता है। और ऐसा भी है कि हम एक दूसरे डेटा फ्रेम की हेल्प से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कर लें। तो एक डेटा फ्रेम के लिए आप सीरीज़ की हेल्प से, लिस्ट की हेल्प से, एनडी एरे की हेल्प से, मैप की लिस्ट से, इन सभी से हम डेटा फ्रेम बना सकते हैं। तो आपको वो डेटा पास करना पड़ेगा, वो इनमें से किसी फॉर्म में हो सकता है। इंडेक्स के लिए ये है कि आपका, देखिए जब मैं ये कहता हूँ कि 0 1 2 3 इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट होगी, तो एक्चुअली इसको हम पाइथन में ऐसे कह सकते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट होता है वो np.arrange_n होता है। तो अरेंज n का मतलब ये काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी और इंटीजर में होगी, और हर बार एक वैल्यू का एक इंक्रीमेंट होता रहेगा 0 1 2 3 4। तो अगर हम कोई इंडेक्स पास नहीं करते, कोई इंडेक्स वैल्यू पास नहीं करते, तो फिर इस तरीके से काउंटिंग स्टार्ट होगी। तो आप भी इसको ऐसे ही समझिएगा, ऐसे ही लिखिएगा एग्जाम में अगर आता है कि डिफ़ॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो np.arrange होता है। यहाँ मैं आपको बता दूँ कि np numpy लाइब्रेरी को रिप्रेजेंट करता है और अरेंज इसका एक फंक्शन है जो नंबर जनरेट करेगा आपका। अगर आपने पैरेंथेसिस में n दे रखा है तो बाय डिफ़ॉल्ट इसकी काउंटिंग 0 से स्टार्ट होगी और अप टू जहाँ तक आप देना चाहें वहाँ तक जाएगा आपका ये। बात करते हैं कॉलम्स की। इसी तरीके से डिफ़ॉल्ट कॉलम में भी होता है np.arrange, लेकिन आप नेम देना चाहें तो दे सकते हैं, वो अलग बात है आपकी। तो इंडेक्स और कॉलम में ये कॉमन है कि np.arrange के अरेंज से हम जो बाय डिफ़ॉल्ट इसका इंडेक्स या कॉलम जनरेट होता है, इंडेक्स या कॉलम वैल्यू जनरेट होती है। आप अगर देना चाहें अपनी वैल्यू तो वो दे सकते हैं। जैसे लिखा भी है, दिस इज़ ओनली ट्रू इफ़ नो इंडेक्स इज़ पास। ये तभी ट्रू है जब कोई इंडेक्स पास नहीं किया जाएगा। आपने पास किया है ना कॉलम के लिए, तो वैल्यूज़ दी हैं आपने, नेम दिए हैं उसके, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर नहीं दिया है तो फिर डिफ़ॉल्ट अपना वर्क करेगा, और डिफ़ॉल्ट की जो वैल्यू होगी वो np.arrange_n से डिसाइड होगी। और उसका सिंपल सा मतलब है कि 0 1 2 3 4 इस तरीके से काउंटिंग होगी, रोज़ की भी और कॉलम्स की भी, दोनों के लिए, इंडेक्स और कॉलम दोनों के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर। नेक्स्ट आता है डी टाइप। डी टाइप का मतलब होता है डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम। ठीक है, हम सभी डेटा टाइप का क्या कॉलम मेंशन करना चाह रहे हैं तो डी टाइप के थ्रू हम कर सकते हैं। और लास्ट है कॉपी। तो कॉपी सेम है, बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, और ये जो कमांड होती है ये डेटा को कॉपी करने के लिए यूज़ की जाती है। इसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स होती है, इसका मतलब डेटा कॉपी नहीं होता। आप ट्रू देंगे तो डेटा कॉपी होगा। ठीक है, नॉर्मली डेटा फ्रेम बनाते समय हम कॉपी पैरामीटर को यूज़ नहीं करते क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू ही इसकी सही रहती है जो कि फॉल्स है। तो ये था इसका सिंटैक्स डेटा फ्रेम का।
याद रखिएगा, एक बार फिर मैं बता दूं आपको कि पांडास लाइब्रेरी के थ्रू अगर आप डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं तो पांडास को सबसे पहले आपको इंपोर्ट कराना होगा, और फिर इसके किसी भी फंक्शन को एक्सेस करने के लिए आपको फंक्शन नेम डॉट लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन नेम लिखना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जो भी इसकी पैरामीटर वैल्यू है वो आपको देनी पड़ेगी। अगर अच्छा, एक क्वेश्चन और यहाँ पर, कि अगर आप एक भी पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करते तो क्या होगा, क्या बता सकते हैं? डेटा भी नहीं पास कर रहे, चलिए हम बाकी तो छोड़ ही दीजिए, डेटा भी पास नहीं करते तो क्या होगा? होगा ये कि फिर एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा, एरर नहीं आएगी जब आपने डेटा ही नहीं दिया। बाकी तो जो डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, इंडेक्स कॉलम्स की भी होती है, डेटा की होती है, कॉपी की भी होती है, तो इंडेक्स वैल्यू अपना काम करेंगी। लेकिन जब डेटा ही नहीं होगा, डेटा तो चाहिए था कम से कम को, तो जब डेटा ही नहीं है तो फिर एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। तो ओवरऑल बात ये है कि एरर नहीं आती है अगर आप डेटा फ्रेम के अंदर डेटा पास नहीं करोगे तो। डेटा का एटलीस्ट पास करना चाहिए था, क्योंकि बाकी इंडेक्स कॉलम और डेटा पर कॉपी की वैल्यू तो डिफ़ॉल्ट होती हैं, डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ भी होती हैं जो अप्लाई हो जाती हैं। पर अगर डेटा ही पास नहीं होगा तो उस केस में फिर ये एक एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। आई थिंक अभी आपको डेटा फ्रेम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब हम आगे देखेंगे कि डिफरेंट वेज कौन से हैं जिसके थ्रू हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए, नॉर्मली हम डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए लिस्ट का यूज़ कर सकते हैं, डिक्शनरी का यूज़ कर सकते हैं, सीरीज़ का यूज़ कर सकते हैं, नमपाई एरे का यूज़ कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले कि अगर आपके पास पहले से कोई डेटा फ्रेम है तो हम उस डेटा फ्रेम की हेल्प से भी एक न्यू डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। ओके, तो ये था आपका तो वन बाई वन देखते हैं किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ये आता है कि एम्प्टी डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको कि उसमें कोई पैरामीटर वैल्यू पास नहीं करेंगे, और जो सबसे पहला काम आपको करना होता है वो ये होता है कि आप पहले पांडास को इंपोर्ट कर लें प्रोग्राम में। जब एक बार आपने इंपोर्ट कर लिया तो आप उसके किसी भी फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। अब फंक्शन का नेम है डेटा फ्रेम, तो हमने लिखा डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, जहाँ डी एफ डेटा फ्रेम का नेम है जो हमने दिया है, वेरिएबल नेम है। तो इसमें वैल्यू तो कुछ दी नहीं, तो होगा क्या कि अगर हम डेटा फ्रेम को प्रिंट कराने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आएगा, कॉलम दिखाएगा कि कोई वैल्यू नहीं है, इंडेक्स दिखाएगा कोई वैल्यू नहीं है, तो एम्प्टी डेटा फ्रेम क्रिएट होगा। क्लियर? डेटा ही नहीं है उसमें। आगे से देखते हैं। सबसे पहले एक लिस्ट की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं एक जो बात बताने जा रहा हूँ आपको वो ज़रा गौर से देखिएगा। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए प्रोग्राम क्या लिखा हुआ है, ठीक है, और इसका फिर आपको कंपैरिजन करना है सीरीज़ के साथ। जब हमारे पास एक सिंगल लिस्ट होगी तो हम उसे डेटा फ्रेम क्रिएट कर सकते हैं, पहली बात। लेकिन उस डेटा फ्रेम में सिर्फ एक ही कॉलम होगा, तो ये लगभग एक सीरीज़ जैसा होगा, तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं है आपको। इसलिए नॉर्मली जब हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो लिस्ट ऑफ लिस्ट्स की हेल्प से करते हैं। यानी हमारे पास एक लिस्ट होगी जिसमें डिफरेंट लिस्ट होंगी, या हम कह सकते हैं नेस्टेड लिस्ट की हेल्प से करते हैं, ठीक है। जैसे अभी आपको पास एक सिंपली लिस्ट है, पहले एक सिंपल लिस्ट की हेल्प से बनाते हैं कि डेटा फ्रेम कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले तो काम आपको करना ये होगा कि आपको पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होगा। तो क्या लिखोगे आप? इंपोर्ट पांडास एस पी डी, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद आपके पास एक लिस्ट चाहिए, हमारे पास एक लिस्ट है, हमने नेम दे दिया डेटा, हमने उसकी वैल्यू दे दी, वैल्यू है 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसको लिस्ट को कर दिया क्लोज। क्लोज क्या कर दिया, मतलब लिस्ट तो स्क्वायर ब्रैकेट की फॉर्म में ही लिखी जाती है। तो लिस्ट का नेम है हमारे पास डेटा। अब ये नेस्टेड लिस्ट नहीं है, ये एक सिंपल लिस्ट है। अब हम क्या करेंगे, अब हम काम ये करेंगे, अब हम लिस्ट की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो हमें लिखना पड़ेगा डी एफ इजिकल टू, डी एफ नेम है डेटा फ्रेम का, आप कुछ और भी ले सकते हैं, पी डी पांडास को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, डॉट डेटा फ्रेम,
तो डेटा फ्रेम फंक्शन नेम है और ब्रैकेट के अंदर हमने सिर्फ डेटा पास कर दिया, कोई इंडेक्स, कॉलम, डी टाइप, कॉपी, कोई पैरामीटर यूज़ नहीं किया। सिंपल जो यूज़ किया वो लिस्ट का नेम यूज़ कर लिया, जो लिस्ट का नेम है यहाँ पर डेटा। और फिर हम देखेंगे कि हमारा डेटा फ्रेम तो क्रिएट हो ही गया, तो हमें देखना भी है कि डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। तो हम फिर प्रिंट डीएफ कर देंगे, मतलब डेटा फ्रेम को प्रिंट कर देंगे। हम देखते हैं कि हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाता है। ठीक है, ये क्रिएट हो गया हमारा। पर ये क्या, ये तो एक सीरीज़ की तरह दिखाई दे रहा है। अब सीरीज़ की तरह तो दिखाई इसलिए देगा क्योंकि इसमें सिर्फ आपने एक ही लिस्ट थी, सिंगल लिस्ट थी, तो एक ही कॉलम बनेगा। ठीक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, आप ये देखिए कि रो काउंटिंग 0 1 2 3 0 से स्टार्ट हुई है और कॉलम पर भी 0 शो कर रहा है ऊपर। ठीक है, एक ही कॉलम है लेकिन शो करेगा, ये ध्यान रखिए। सीरीज़ बनाते समय ऐसा नहीं होता। अगर मैं इसी प्रोग्राम में डेटा फ्रेम की जगह सीरीज़ लिखूं, जहाँ पे मैंने लिखा डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम, या पी डी डॉट डेटा फ्रेम ना लेके पी डी डॉट सीरीज़ लिख दूँ तो सीरीज़ क्रिएट होगी। लेकिन उस केस में आंसर तो ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, बस इतना होगा जो कॉलम का नेम होगा वो 0 से स्टार्ट नहीं होगा। आगे चलते हैं, ये देखिए, तो वेट अ सेकेंड। अब बात करते हैं कि ठीक है, इससे तो कुछ एक हम ये कहें कि बहुत ज़्यादा कुछ अचीव होता इसीलिए नहीं है क्योंकि डेटा फ्रेम 2 डायमेंशनल होता है आपका। ठीक है, और 2 कॉलम्स होने चाहिए। एक कॉलम को लेकर डेटा फ्रेम बनाने का कोई मतलब नहीं है, फिर तो उसके लिए सीरीज ही सफिशिएंट थी। तो अगर हमें 2 कॉलम्स शो करने हैं तो फिर हम क्या काम करेंगे, फिर हम काम ये करेंगे कि हम नेस्टेड लिस्ट लेंगे, लिस्ट नहीं लेंगे। तो याद रखिएगा, आपको भी डेटा फ्रेम बनाना है तो आप ही नेस्टेड लिस्ट लीजिएगा। तो इसमें देखिए वैल्यूज़ हैं, हमने क्या किया, एक लिस्ट ली, लिस्ट का नाम लिया डेटा, इसके अंदर वैल्यू दे दी एलेक्स 10, बॉब 12, क्लैर्क 13। ठीक है, ये सभी वैल्यूज़ हैं। तो जब इसको पास करेंगे हम एज ए पैरामीटर वैल्यू, तो थर्ड लाइन में देखिए डी एफ इज इक्वल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम डेटा कॉमा कॉलम्स इज इक्वल टू नेम कॉमा एज। यहाँ पर हमने क्या काम किया, हमने कॉलम्स पैरामीटर का यूज़ किया है। ज़रूरी भी था, नहीं करते तो 0 1 शो होता। तो 0 कॉल और 1 से कुछ एक कहम रियलिस्टिक अप्रोच हमें नहीं लगती इसकी, क्योंकि देखिए कॉलम का नेम वही होना चाहिए जिस तरह के डेटा को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 1 से कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, बस ये है कि डिफ़ॉल्ट है तो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, आपकी नंबरिंग पता चल जाएगा कि हमें कितना कॉलम है। अब हमको ये पता है कि भाई पहला जो कॉलम है वो आपका नेम है, तो आप नेम से शो करना चाह रहे हैं। दूसरा कॉलम एज को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसका नेम एज रखना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कॉलम पैरामीटर यूज़ करना पड़ेगा। हमने भी वही किया है। तो लिखा है पी डी इजिकल टू डी एफ इजिकल टू पी डी डॉट डेटा फ्रेम। पी डी यहाँ पांडास को रिप्रेजेंट कर रहा है, डेटा फ्रेम इसका फंक्शन है, तो पी डी डॉट डेटा फ्रेम हो गया और इसके अंदर पैरामीटर्स डेटा और कॉलम हमने पास कर दिए। अब चूँकि डेटा हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे एक नेस्टेड लिस्ट की फॉर्म में, तो उससे क्या होता है, उससे होता ही है कि जब हम लिस्ट के अंदर लिस्ट डिफाइन करते हैं तो वो जो अंदर वाली लिस्ट होती है वो उसकी एक रो का काम करती है। ठीक है, यानी एलेक्स 10 आपकी एक रो की तरह रिप्रेजेंट होगी, बॉब 12 एक रो में रिप्रेजेंट होगी, क्लर्क 13 एक रो में रिप्रेजेंट होगी, और इस तरीके से हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो स्टूडेंट आई थिंक अभी ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। आगे चलते हैं। स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हमें प्रेफर करना है कि हम डेटा फ्रेम कैसे क्रिएट करें, तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो ये है कि आप डेटा फ्रेम क्रिएट कीजिए डिक्शनरी की हेल्प से, सबसे आसान होता है। ठीक है, और यहाँ जो हम बताने जा रहे हैं ये टॉपिक आपने हेडिंग देखा ही होगा, क्रिएट डेटा फ्रेम फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ एनडी एरे और लिस्ट। तो हम एक डिक्शनरी लेते हैं और उसमें हम डिक्शनरी के अंदर एनडी एरे, ठीक है, तो एरे यूज़ करेंगे या फिर लिस्ट यूज़ करेंगे। तो उससे क्या होगा मैं बताता हूँ आपको। उससे ये होगा, पहले तो ये समझ लीजिए, ऑल द एनडी एरेज मस्ट बी ऑफ द सेम लेंथ, इफ इंडेक्स इज पास्ड देन द लेंथ ऑफ द इंडेक्स शुड बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द एरे। तो अगर इंडेक्स पास किया जाता है तो इंडेक्स की लेंथ एरे की लेंथ के बराबर होनी चाहिए जो आपने डिक्शनरी के अंदर दिया है। देखिए पहले मैं आपको डिक्शनरी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ये सीरीज में भी पढ़ा था,
फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। डिक्शनरी एक अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है और डिक्शनरी में हमेशा की वैल्यू का पेयर रहता है आपका। पहले हम की देते हैं और उसके बाद वैल्यू देते हैं उसके रिगार्डिंग। दोनों को कॉलन साइन से सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से सेकंड अगर हमें की वैल्यू पेयर देना है तो फिर कॉमा लगा के सेपरेट करते जाएंगे। और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर डिक्शनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है। इसे अनऑर्डर्ड डेटा टाइप इसलिए बोला जाता है क्योंकि वैल्यू के आइडेंटिफिकेशन की से होता है, ये हम सब जानते हैं। अब क्या करना है आपको, अब ये करना है कि की तो आपको देनी ही देनी है जो आप दे सकते हैं, और की हमेशा हम जानते हैं कि इमिटेबल होता है इमिटेबल होता है आपका कीज़। तो एक स्ट्रिंग हो सकती है, यहाँ भी हमने एक स्ट्रिंग दी है। अब ये बात समझ लीजिए इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सीरीज़ में भी आपने देखा होगा, मैंने बताया भी था, फोकस भी किया था इस पॉइंट पर, कि जब कभी भी हम डिक्शनरी की हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं तो जो कीज़ होती हैं, ठीक है, वो उसके कॉलम का काम करेंगी, यहाँ पर उसके कॉलम्स का काम करेंगी। तो जैसे सबसे पहले आप देखिए, हमने पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, इंपोर्ट पांडास एसपीडी। फिर नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा, डेटा इक्वल टू नेम कॉलन, और फिर हमने एक लिस्ट दे दी। यहाँ पे एक एरे भी दे सकते थे हम, पर हमने लिस्ट दिया। आप दोनों में से कोई भी एक चॉइस ले सकते हैं। और उस लिस्ट की फॉर्म में हमने वैल्यू दी टॉम, जैक, स्टीव, रिकी, नेम दे दिए हमने अलग अलग। तो ये जो लिस्ट होगी, तो नेम तो बन जाएगा एक कॉलम, और ये उस कॉलम की सभी वैल्यू हो जाएंगी। ये फ़ायदा रहता है, ठीक है। तो आप देख भी पा रहे होंगे, नेम कॉलम में टॉम, जैक, स्टीव, रिकी आ रहा होगा। पर एक बड़ा और आगे हम देखेंगे तो हमने दिया एज, तो एज एक कॉलम बन जाएगा, और एज कॉलम में जो वैल्यूज़ आएंगी, जो लिस्ट की फॉर्म में दे रखी है कॉलम लगाने के बाद, 28, 34, 29, 42 ये आ जाएंगी। यहाँ अब एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि जब हम डिक्शनरी बनाते हैं, ठीक है, डिक्शनरी की हेल्प, और डिक्शनरी तो हमारे पास है, डिक्शनरी का नेम है डेटा। अभी हमने क्या काम किया, अभी हमने इस डेटा को यूज़ किया डेटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए, यानी डिक्शनरी की हेल्प से हम डेटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे, df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम डेटा। अब क्या होगा, अब इस डिक्शनरी की हेल्प से हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगा। तो जब हमारा डेटा फ्रेम क्रिएट हो गया, क्लियर, तो क्या होगा, तो फिर ये होगा कि जब आप इसको प्रिंट कराएंगे, प्रिंट df, तो मे बी पॉसिबल कि ऐसा हो सकता है कि नेम बाद में आए, एज पहले आए। ये भी हो सकता है नेम पहले आए, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा इसीलिए है, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, और वो ये कि डिक्शनरी का अनऑर्डर्ड डेटा टाइप है, ठीक है, और उसकी हेल्प से हमने डेटा फ्रेम को क्रिएट किया है। हाँ, वैल्यू चेंज नहीं होंगी, वैल्यू का ऑर्डर भी चेंज नहीं होगा, तो उसका आपको कोई टेंशन नहीं, वो आप कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गया सभी को, समझ में आ गया? तो आप आउटपुट को देखिए ज़रा गौर से। एज पहले आ रहा है, और एज की वैल्यू जो 24, 28, 34, 29, 42 वो आनी चाहिए, वही आ रही है। नेम की वैल्यू टॉम, जैक, स्टीव, रिकी वही आ रही है। इसमें याद रखिएगा कि अनऑर्डर्ड डेटा टाइप का मतलब ये है कि कॉलम का नेम आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन रो का रिकॉर्ड चेंज नहीं होगा। जैसे टॉम की एज 28 है, 28 ही रहेगी, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। जैक की एज 34 है, 34 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। तो वहाँ कुछ नहीं होगा। हाँ, कॉलम का नेम आगे पीछे हो सकता है, मतलब ये है कि वैल्यू चेंज नहीं होंगी उसकी। समझ में आया आपको? करके देख सकते हैं। ये प्रोग्राम हमारी प्रैक्टिकल फाइल का नहीं है। अभी देखिए, मैं आपको यहाँ पर पहले डेटा फ्रेम के बारे में बता रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स का ये था कि सर अभी क्लियर नहीं हुआ डेटा फ्रेम, कुछ डाउट्स हैं। तो डाउट मत रखिए, बिल्कुल भी समझ लीजिए। प्रोग्राम प्रैक्टिकल फाइल में लिखते समय अपना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज़ वाइवा में बहुत प्रॉब्लम होती है फिर आपको, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि प्रोग्राम रटने से तो कुछ होने वाला है नहीं। और कहाँ तक रटोगे, कितने प्रोग्राम्स हैं? आई थिंक अभी पाइथन के ही प्रोग्राम अगर आप करोगे तो CBSE ने तो कहा है 20 प्रोग्राम्स, लेकिन हमारे प्रोग्राम्स 30 के अराउंड हो जाएंगे। उसकी एक वजह ये है कि हम कुछ बहुत बेसिक प्रोग्राम को भी लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो पाइथन हमारी प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट होगा, लेकिन वो कह सकते हैं कि हम
एक उस स्टैंडर्ड जो होता है, क्राइटेरिया जो होता है, उसको वो फुलफ़िल नहीं करते। लेकिन आपको समझाने के लिए वो ज़रूरी है। अब आपने समझाया है तो कॉपी में लिखा भी होना चाहिए, ठीक है। और चूँकि वो आपको सिलेबस का पार्ट है, जैसे सीरीज़ क्रिएशन से लेके, तो आप ये सोचें कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको सीरीज़ क्रिएट करने को लेकर कोई प्रोग्राम आएगा, तो वो तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, प्रैक्टिकल फाइल में है तो आपको पता इसीलिए है क्योंकि सीरीज़ क्रिएशन और डेटा फ्रेम क्रिएशन आपका प्रैक्टिकल फाइल का पार्ट है, आपका सिलेबस का पार्ट है, तो प्रैक्टिकल में डेफिनेटली शो होगा। तो ये एक अलग बात है। तो चलिए, डेटा फ्रेम हमने क्रिएट कर लिया ND अरे लिस्ट की हेल्प से। आगे देखते हैं। अब इसी प्रोग्राम में हम एक चेंज करते हैं। सेम प्रोग्राम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वही डिक्शनरी है, वही एज है, लेकिन एक पैरामीटर और एक्स्ट्रा यूज़ किया है, और वो किया है इंडेक्स। तो जो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है 0 1 2 3 से स्टार्ट हो रहा था, तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पर भी इंडेक्स लिखा है, तो वैल्यू दी है। चूँकि 4 रोज़ हैं तो हम 4 वैल्यू ही देंगे, तो हमने 4 वैल्यू दी है, रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4। तो बाकी देखिए, बाकी प्रोग्राम तो सेम है, लेकिन इंडेक्स पर पहले जो वैल्यूज़ थी, रो का जो नेम था वो 0 1 2 3 से था, स्टार्ट हो रहा था, 0 0 से स्टार्ट हो रहा था, 0 1 2 3 था। वो अब 0 1 2 3 ना होके रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 और रैंक 4 हो गया। आउटपुट देख सकते हैं आप। तो ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि हमने इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ किया। हम इसे यूज़ नहीं करते तो वही पिछली बार की तरह काउंटिंग 0 1 2 3 4 की तरह होती इस बार, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। तो इस प्रोग्राम में, पिछले प्रोग्राम से सिर्फ हमने चेंज ये किया है कि हमने इसमें इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ किया है, और इंडेक्स पैरामीटर को यूज़ करने से रो का जो नेम था, जो लेवल था, वो चेंज हो गया। आपका लेवल चेंज नहीं हुआ, एक्चुअली 0 1 2 3 को रिप्लेस कर दिया आपने रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, रैंक 4 में। अगर आप आउटपुट का कंपैरिजन करोगे तो देख सकते हैं, आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर हम कॉलम पैरामीटर का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, वो भी देख लेते हैं। ये थोड़ा सा मैं आपको यहाँ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। और होमवर्क में आपको ये दे रहा हूँ कि आपको कॉलम पैरामीटर का यूज़ करना है, और कॉलम पैरामीटर का जब आप यूज़ करें तो जो वैल्यू दें, वो वैल्यू आप 2 तरीके से करके देखिएगा। मैं बताने को अभी यहीं बता सकता हूँ आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें फिर प्रॉब्लम ये हो जाएगी आपको कि मे बी आज आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, कल आप भूल जाओगे। जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, अगर वो आप इम्प्लीमेंट करके देखोगे तो भूलोगे नहीं एग्ज़ाम तक कभी भी उसे। तो मैं बता ही रहा हूँ आपको, कॉलम पैरामीटर का यूज़ कीजिए आप, ठीक है। वैल्यू वही दीजिए कॉलम के अंदर जो कीज़ की वैल्यू है, पहला काम ये करना है। फिर आपको काम ये करना है कि आपको कोई ऐसी वैल्यू भी देनी है कॉलम की, कॉलम पैरामीटर में ऐसी वैल्यू भी देनी है जो की नहीं है, और फिर दोनों को देखना है आपको क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। और एक काम और करना है थर्ड, फिर सेम प्रोग्राम को विदाउट कॉलम पैरामीटर के यूज़ करना है, और फिर देखना आउटपुट क्या आ रहा है। और फिर आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कॉलम पैरामीटर की एक कॉलम पैरामीटर यूज़ करना है इम्पॉर्टेंट है, जब कभी भी आप डिक्शनरी को यूज़ करते हैं, तो डिक्शनरी की हेल्प से डेटा फ्रेम क्रिएट करते हैं। तो ये अगर हो जाता है आपसे बहुत अच्छी बात है, आपको समझ में आ जाता है। नहीं समझ में आता है तो कल के वीडियो का वेट कीजिएगा, कल वहाँ मैं प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। आप अभी करके देख लीजिएगा, आपका होमवर्क है, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। ये 3 काम करके देखिएगा। पहले आप डिक्शनरी की हेल्प से एक डेटा फ्रेम क्रिएट कीजिए, कॉलम पैरामीटर यूज़ मत कीजिए। दूसरा, कॉलम पैरामीटर यूज़ कीजिए। तीसरा ये है, जब कॉलम पैरामीटर यूज़ करेंगे तो आपको 2 तरीके से करना है। पहला तो हम कॉलम पैरामीटर में सिर्फ वही कॉलम लेंगे जो डिक्शनरी की कीज़ हैं, और दूसरा हम कोई एक ऐसा, दूसरी बार में हम कोई ऐसा पैरामीटर भी यूज़ करेंगे, इसके कॉलम के अंदर कोई ऐसी वैल्यू भी यूज़ करेंगे जो की नहीं है। तो दोनों ही केस में हम डिफरेंस देखेंगे, ओके। चलिए, अभी एक और कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट ये है कि हमें एक डेटा फ्रेम क्रिएट करना है फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरी। तो डिक्शनरी की लिस्ट की हेल्प से करना है। देख सकते हैं आप यहाँ पर एक हमारे पास लिस्ट है, और लिस्ट के जो एलिमेंट्स हैं वो डिक्शनरी है। तो ऐसे में क्या होता है जब हम ऐसा करते हैं, तो ये देखिए, पहले पांडास को, लाइब्रेरी को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के बाद एक लिस्ट बनाएंगे, और लिस्ट के जो एलिमेंट होंगे वो डिक्शनरी होगी। जैसे लिखा A1 B2, सेकंड लिखा A5 B10 C20। तो होगा क्या कि
जो आपकी डिक्शनरी है, जो एक एलिमेंट की तरह है आपकी, फर्स्ट डिक्शनरी की बात करते हैं, उसकी जो कीज़ हैं, ठीक है, या जितनी भी डिक्शनरी है, इसके अंदर जितनी भी डिक्शनरी पास की हैं, वो कॉलम के नेम का काम करेंगी। अब ये हो सकता है उसके अंदर कि पहली जो डिक्शनरी है उसमें कोई की ऐसी हो जो दूसरी डिक्शनरी में ना हो, या दूसरी डिक्शनरी में कोई की ऐसी हो जो पहली फर्स्ट डिक्शनरी में ना हो। तो उस केस में क्या है, वो आपको सोचना नहीं है, आपको सभी पहले कीज़ को काउंट कर लेना, उनको 1 बाई 1 एज ए कॉलम नेम लिख देना है। उसके रिगार्डिंग फिर आपको वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट डिक्शनरी में ए की वैल्यू, ए की के रिगार्डिंग जो वैल्यू है 1 है, और सेकंड में 5 है, तो उसी कॉलम में एक में आपको 1 और 5 लिख देना है, दो ही डिक्शनरी। इसी तरीके से बी की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 10 है, तो बी के नीचे 2 और 10 लिख देना है कॉलम की फॉर्म में। अब सी की बात करेंगे तो सी पहले डिक्शनरी में तो है नहीं, तो वहाँ आ जाएगा NaN, और सी की वैल्यू सेकंड डिक्शनरी में है तो वहाँ नीचे आ जाएगा 20। NaN का मतलब नॉट ए नंबर, इसका मतलब वहाँ नंबर मिसिंग है, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा वीडियो, कंप्लीट नहीं हुआ, कल हम कंप्लीट करेंगे और प्रैक्टिकल इसके करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से डेटा फ्रेम क्रिएट होता है। तो जो प्रैक्टिकल फाइल के प्रोग्राम है जिसमें हम डेटा फ्रेम क्रिएशन से रिलेटेड है वो हम कल करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।